हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। लास्ट सेशन में हम लोगों ने सैलरी का कुछ हिस्सा कंप्लीट किया था। दैट वाज द फर्स्ट लेक्चर। टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड लेक्चर, लेक्चर नंबर 2। हम लोगों ने देखा था सेक्शन 14। There are 5 heads of income: salary, house property, PGBP, capital gain and other sources. Section 14A देखा था, if any income is exempt from tax then the related expenditures are disallowed. Section 15 देखा था, charging section of salary, due basis, receipt basis whichever is earlier, arrear of salary but subject to section 89(1). सेक्शन 16 देखा था, 2 देखा था और ये भी देखा था। और ये तीनों चीजें आपकी डिडक्शंस को डिनोट करती है। किसको? डिडक्शंस को। क्या है ये तीन? अगर आप लोगों ने लास्ट सेशन ढंग से देखा होगा तो लास्ट में जाते जाते मैंने इन तीनों के बारे में बताया था आपको। स्टैंडर्ड डिडक्शन, कुछ भी नहीं बताया था, केवल इतना बताया था इनके नाम क्या हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, एंड द लास्ट वन वाज प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स। व्हाट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन? सर आपने ना बोला था ये डिलीट हो गया है, तो अब आप इसको तो ना ही देखिए और ये खुशखबरी है। बिल्कुल सही है। हम बात करेंगे सेक्शन 16(2) एंड सेक्शन 16(3) की। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, सेक्शन 16(2). क्या है ये एंटरटेनमेंट अलाउंसेस? कैसे काम करता है ये एंटरटेनमेंट अलाउंसेस? देखा जाए, बेसिकली एंटरटेनमेंट अलाउंसेस कि जब हम डिडक्शन की बात करते हैं, ढंग से सुनेंगे, आपका लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, जितना रिकैप करना था रिकैप कर लिया। अगर हम बात करें सेक्शन 16(2) की एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, मैंने आपको डिडक्शंस के बारे में एक चीज बताई थी इनिशियल चैप्टर में, मतलब फर्स्ट चैप्टर में, कि डिडक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिडक्शन एंड हाउ इट वर्क्स। तो डिडक्शन के बारे में जब मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कोई चीज एडेड होती है उसमें से हम लोग डिडक्ट करते हैं। इफ द थिंग इज एडेड देन वी डिडक्ट इट। ओके, अगर कोई चीज एडेड है, मुझे सैलरी मिली 10,000 और मैंने कोई खर्चा किया 1000, ढंग से सुनेंगे, और वो मुझे खर्चा इसी में से करना है क्योंकि सामने वाले ने मुझे उसका पेमेंट दिया है, ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट हैज ऑलरेडी बीन एडेड इन दैट वन, एंड आफ्टर दैट इफ आई मेक द पेमेंट देयर ऑफ आई गेट द डिडक्शन। मेरी बात सीधी सीधी है कि अगर मुझे कोई पेमेंट मिल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज माय इनकम एंड इट मस्ट बी एडेड इन आवर टोटल इनकम, एंड आफ्टर दैट आई विल ट्राई टू डिडक्ट द अमाउंट. And as and when I will be capable to get the deduction thereof, it means this is deduction. This is deduction. Okay, ये deduction हो गया. Deduction क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर जुड़ा हुआ है। मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने 50,000 रुपए सैलरी दी और कहा कि भाई ये लो 2,000 रुपए एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की। मैंने ये 2000 ऊपर ऐड कर दिया, यस और नो? बट इफ आई bear the amount of entertainment expenditure, then I get the benefit of that, I get the deduction thereof. अगर मैंने 1,500 खर्च किया 2 मिनट के लिए तो मुझे 1,500 की छूट मिल जाएगी। ये है डिडक्शन। कोई चीज टोटल में जो जोड़ा गया है, एडेड है, उसके बाद मुझे इसकी डिडक्शन मिल रही है, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, हम यहां बात कर रहे हैं सेक्शन 16 की, यानी डिडक्शन की।
हम यहाँ ऐड करने वाली बात नहीं करेंगे, वो तो ऑलरेडी होगी ही होगी। अगर एम्प्लॉयर से, मैंने आपको सैलरी में बोला था शुरू के फर्स्ट लेक्चर के शुरुआत दौर में कि व्हाटएवर द अमाउंट विल बी रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयर विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी। यही तो वर्ड मैंने यूज किया था। एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से जो कुछ भी जिस नाम से मिलेगा वो उसके लिए सैलरी में आएगा। तो अगर मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के नाम से कोई अमाउंट दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरी इनकम में शामिल हो जाएगा, यानी वो तो सैलरी में ऐड हुआ ही हुआ, उसके बाद मुझे उसकी डिडक्शन मिलेगी इफ आई सेटिस्फाई ऑल द नेसेसरी और रिक्वायर्ड कंडीशंस। अच्छा, कहा गया एंटरटेनमेंट अलाउंसेस अलाउड ओनली टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सर क्या बात कर रहे हैं, यानी ये डिडक्शन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को नहीं मिलती। इसका मतलब ऊपर ऐड हो गया होगा, नीचे अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो डिडक्शन मिलेगी जी। ऊपर तो ऐड चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या ना हो, बोथ ऑफ दीज टू सिचुएशन आर टोटल इनकम विल गेट इंक्रीज बाय रिसीविंग द अमाउंट रिगार्डिंग एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। But yes, we'll get the benefit of deduction in only in one situation if the employee is a government employee. Means the deduction is available only and only to a government employee. Non-government employee cannot get the benefit of this. ठीक, अच्छा, तो पहली शर्त तो ये है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस होगा तो ही डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगी। सर डिडक्शन की लिमिट क्या होगी? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेबल। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेबल, इनमें से जो सबसे कम होगा उसकी माफी मिल जाएगी, मतलब छूट मिल जाएगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में भी 3 कंडीशंस हैं, लीस्ट ऑफ दीज 3 इज डिडक्टेबल। इन 3 में से जो सबसे कम होगा उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। सर क्या क्या है? एक तो मालूम है एक्चुअल अमाउंट, ओके, ₹5,000 मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट इट मींस 5,000 के ऊपर का डिडक्शन नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। सर पर मंथ है या 3 महीने का या साल भर का, यहां कोई ड्यूरेशन नहीं है। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट मनी। ये आपका 5,000 डिडक्शन है। अब चाहे 1 महीने की सैलरी हो या 12 महीने की सैलरी हो, मैक्सिमम लिमिट 1 साल में 5,000। और तीसरा है 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, या इसको हम कभी कभी 20% ऑफ बेसिक सैलरी भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? बात तो है, ये 1/5 बोलो या 20% बोलो। और वर्ड ढंग से सुने, मैंने यहां आपको सैलरी का मतलब बता दिया, बेसिक सैलरी। सर ये सैलरी का मतलब बताया आपने, वो क्या मतलब है? एक बात बताओ, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे 10,000 की सैलरी दी और 2,000 का एंटरटेनमेंट अलाउंसेस दिया, मेरी सैलरी कितनी? सर वो तो टोटल है 12,000 ना। तो वही बोल रहा हूं, मैं बेसिक सैलरी के 20% के डिडक्शन की बात कर रहा हूं और कोई चीज उसमें एडेड नहीं होनी चाहिए। फिलहाल हटा दूं, नोट करना है, करें। चलते हैं आगे। अब तक हम लोगों ने 2 डिडक्शंस देख लिए। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड डिडक्शन व्हिच इज डिलीटेड नाउ, एंड द सेकंड वन इज आवर एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। और इसमें मैंने सीधे सीधे बताया कि एंटरटेनमेंट अलाउंसेस डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 इज डिडक्टेबल। The first one is actual amount 5,000 and 1/5 of basic salary. Actual amount 5,000 and 1/5 of basic salary. Actual amount 5,000 and 1/5 of basic salary. That's it. आएंगे अब हम बात करेंगे सेक्शन 16(3) की। किसकी? सेक्शन
16(3). What is this? This is your professional tax, section 16(3). इसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट टैक्स के नाम से भी जानते हैं। क्या है ये प्रोफेशनल टैक्स और क्या है ये एम्प्लॉयमेंट टैक्स? तो क्या है ये प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स? ठीक है, बात कर लेते हैं। मैं किसी कंपनी में मैंने जॉब करनी स्टार्ट की एज अ सीए। मैं वहां पर एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा था, क्योंकि जब वांट निकली थी ना, उस वांट या वैकेंसी में साफ साफ लिखा था अ सीए इज रिक्वायर्ड। मैंने कहा ठीक है, नौकरी कर लेते हैं। मैंने वहां जॉब करना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 to 3 years आई थॉट दैट व्हाट आई एम डूइंग विद माय डिग्री, क्योंकि हर साल मुझे सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप के लिए पेमेंट करना पड़ता है। एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। 2 मिनट के लिए प्रैक्टिस को अगर हम किनारे कर दें तो मुझे सीए कहलाने के लिए उस मेंबरशिप का फीस हर साल देना पड़ता है। हर साल मैं फीस दूंगा, मेरी मेंबरशिप रिटेन रहेगी। अच्छा, हुआ ये कि 2-3 साल उस कंपनी में बीत गए। मैंने कहा मैं क्यों पे कर रहा हूं 5000, हटाओ 5000 को, क्यों देने की जरूरत है? जब कंपनी में नौकरी मिल गई तो अब मैं 5000 क्यों बियर करूं? मैंने उसको लिया ही नहीं उस साल। ये बात कंपनी को पता चली, कंपनी का चल निकल बाहर, मुझे यहाँ सीए की जरूरत है, नॉन सीए का काम नहीं। मैंने कहा मैं सीए हूं, कहा दिखा अपनी मेंबरशिप, नहीं कैंसिल। कहने का मतलब कि कई बार हम लोग को जॉब पाने के लिए अपनी मेंबरशिप वगैरह का पेमेंट करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। मुझे वो प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है, मजबूरी है। तो अगर मैं वो प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स का पेमेंट कर रहा हूं तो मेरी नौकरी जिंदा है, अदरवाइज नहीं। इसका मतलब जितना कुछ भी मुझे एम्प्लॉयर से मिलेगा वो ऐड होगा, चाहे किसी भी नाम से मिले, किसी भी नाम से मिले। और अगर मैंने एम्प्लॉयमेंट टैक्स का पेमेंट कर दिया है तो इसकी डिडक्शन मुझे मिलनी चाहिए, बराबर मिलनी चाहिए, क्योंकि बिना इसके तो मेरा ये सब मिलना बेकार है। इसके कारण ही ये है, ये नहीं तो ये नहीं, तो इसकी डिडक्शन तो मुझे मिलनी चाहिए। ये हो गया टोटल सैलरी, ग्रॉस सैलरी, और इसमें से हम माइनस कर देंगे डिडक्शन एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स का। अब बात आती है, सर मान लीजिए एम्प्लॉयर ने आपको 5000 रुपए दिया एम्प्लॉयमेंट टैक्स के नाम से, आपने 4000 रुपए खर्च किए, तो आप 4000 डिडक्ट करेंगे जी, और आपकी टोटल सैलरी में ऐड कितना होगा? 5000। अगर एम्प्लॉयर ने आपको 3000 दिए और आपने 5000 का पेमेंट किया है तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? 5000। क्यों? भले ही मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कोई चीज एडेड होती है तो उसका डिडक्शन मिलता है, लेकिन ये तो वो केस है कि अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं, तो मजबूरी है इसकी डिडक्शन मिलना। whatever the amount will be paid or payable by the assets, whatever the amount is actually paid by the employee on this account is deductible 100%, irrespective of the fact that irrespective of the fact about the contribution made by the employer in this account. नॉट एट ऑल। एम्प्लॉयर आपको कुछ कंट्रीब्यूशन करे या ना करे, जितना भी आप एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स के नाम से पेमेंट करेंगे उसका डिडक्शन आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा। अच्छा, तो इसके लिए कुछ नोट है जी। वॉट एवर द अमाउंट इज पेड बाय employee in this account is deductible.
बस इतनी लाइन याद रखनी है, बाकी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं केस 1, 2, 3 and 4. Payment by employee on account of employment tax. Contribution by employer 0, 5,000, 2,000, 5,000. अब हमें इस पर कमेंट करना है। इफेक्ट नंबर 1, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(3). एम्प्लॉय ने कितना पेमेंट किया है? 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 हाँ या ना? एडेड इन ग्रॉस सैलरी। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ देता है तो उसकी ग्रॉस सैलरी में ऐड हो जाएगा। कुछ नहीं मिला, कोई ऐड नहीं होगा। कितना मिला? 5,000 ऐड होगा, 5,000 डिडक्ट हो जाएगा, 2,000 ऐड हो जाएगा, 5,000 माइनस हो जाएगा, 5,000 ऐड हो जाएगा, नील डिडक्ट हो जाएगा। तो सर इसमें कंफ्यूजन क्या था ना? कोई कंफ्यूजन नहीं, तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। लेकिन हाँ, इसमें चूंकि साफ साफ लिखा है, भले ही ऊपर शामिल हो ना हो, एडेड ना हो, बावजूद इसके आपको इसकी डिडक्शन मिलेगी। ये थोड़ा डिफरेंस ले आ देता है इस केस में। दैट्स इट। इस एग्जांपल के साथ इसको नोट करें तो हम अब आगे बढ़ेंगे सेक्शन 17 की ओर। तो हम लोगों ने सेक्शन 15 देखा, 14 देखा, there are 5 heads of income, salary, house, property, PGBP, capital gain and other sources. Section 14A देखा, if there is any income which is exempt from tax then the related expenditures are disallowed. Section 15 देखा, charging section of salary, due basis or receipt basis whichever is earlier, and area of salary but subject to section 89(1). Section 16 में 3 डिडक्शंस देखी। 16(1) स्टैंडर्ड डिडक्शन जो डिलीट हो चुकी है। Section 16(2) entertainment allowances which is available only in a case of government employee and the list of the following is deductible, actual amount 5,000 and 1/5 of basic salary. Section 16(3) हम लोगों ने देखा प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स। अब हम बात करेंगे सेक्शन 17 और सेक्शन 17 में हम लोग को डेफिनेशंस समझाई जाएंगी। सर डेफिनेशन जी, सेक्शन 17(1) definition of salary, section 17(2) definition of perquisites। सर बड़े अजीबो गरीब नाम है। एंड सेक्शन 17(3) profit in lieu of salary। ये 3 डेफिनेशंस हम लोग को देखनी है। जब ये 3 डेफिनेशंस खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद आपका एक चैप्टर, ये चैप्टर बड़ी ही स्मूथ तरीके से खत्म होता चला जाएगा। सर आप डेफिनेशन ऑफ सैलरी बता रहे हैं, आपने हम लोग को कुछ सेक्शन 15 में बताया था, आप दोबारा पढ़ा रहे हैं ना?
that was the charging section of salary head. And this is your section 17, which will describe you about the definition of salary. What's the definition of salary? Salary means what? Salary means what? हाँ, salary means salary. अरे नहीं बाबा नहीं, सैलरी का मतलब केवल सैलरी नहीं होता, सैलरी का मतलब बहुत कुछ होता है। और अब आप गिनना स्टार्ट कर देंगे। डेफिनेशन ऑफ सैलरी में सेक्शन 17(1), सैलरी इंक्लूड्स, क्या क्या शामिल करता है सैलरी? बेसिक सैलरी, ठीक, अच्छा सर थोड़ी देर पहले नाम आया था बेसिक सैलरी। वेजेस सर, मजदूरी जी। इनकम टैक्स एक्ट में वेजेस और सैलरी में कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है। इनकम टैक्स एक्ट में सैलरी और वेजेस में कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया गया। डिफरेंशिएशन मींस, पहले तो आप ये बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है? सैलरी का मतलब सैलरी, वेजेस का मतलब वेजेस। अरे ना, अगर मैं आपसे पूछूं, एक मिनट पॉज कर दे इस लेक्चर को, मेरी इस सेंटेंस को पूरा होने के बाद, कि आप जरा सोचें व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द सैलरी एंड वेजेस। चलिए मैं बता देता हूं सैलरी और वेजेस में फर्क क्या है। सैलरी, जो लोग पेन एंड पेपर पर काम करते हैं वो सैलरी पाते हैं, और जो फिजिकल वर्क करते हैं वो वेजेस पाते हैं। जो पेन एंड पेपर का काम करें वो सैलरी पाते हैं, और जो अदर देन पेपर और पेन का काम करें, मींस फिजिकल वर्क करें, उनको वेजेस मिलता है। आपके दिमाग में आया होगा सर वेजेस डेली होता है, सर वेजेस आर्ली बेसिस पर होता है, सर जो सैलरी होती है ना वो मंथली होती है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, वेजेस भी मंथली हो सकता है, सैलरी भी पर डे के हिसाब से हो सकती है। एज सच कोई फर्क नहीं है। इनकम टैक्स कहता है वो चाहे सैलरी हो चाहे वो वेजेस हो, हम दोनों में कोई फर्क नहीं करेंगे, हम दोनों में कोई फर्क नहीं करेंगे, चाहे वो सैलरी हो या वेजेस हो। अच्छा, एन्युटी, पेंशन, आपने किसी एन्युटी स्कीम में पैसा जमा किया हुआ है एम्प्लॉयर के साथ, और अब आपको हर साल एम्प्लॉयर की ओर से एन्युटी का अमाउंट मिल रहा है, एम्प्लॉयर की ओर से बनाई गई स्कीम में एन्युटी का पेमेंट मिल रहा है। दिस इज योर सैलरी, बिकॉज यू आर गेटिंग दिस अमाउंट ओनली ड्यू टू हैविंग द रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। डजंट मीन एट ऑल दैट द प्रेजेंट सिचुएशन में आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा तो भी, अरे कोई अमाउंट आज मिल रहा है लेकिन पास्ट में हमारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप था, बावजूद इसके वो अमाउंट हमारा सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। पेंशन, जब तक मैं काम कर रहा था तब तक मुझे सैलरी मिल रही थी, जिस दिन मैं रिटायर हो गया उसके बाद तो मुझे पेंशन मिलनी स्टार्ट होगी। पेंशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सैलरी, पेंशन में मुझे सैलरी ही है। अच्छा, बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, लीव इनकैशमेंट, ये सब आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं। ये क्या है? आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। जरूरी नहीं कि रिटायरमेंट के बाद ही मिले, जबकि इनको जब बनाया जाता है तो उस समय पर्पस होता है कि व्हेन यू विल गेट रिटायर्ड एट दैट टाइम यू विल गेट द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड एंड लीव इनकैशमेंट, बट इन सो मेनी अदर केसेस यू कैन विथड्रॉ दिस अमाउंट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ योर सर्विस। चलें, बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, लीव इनकैशमेंट, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, इसकी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, एडवांस सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी,
परक्विजिट्स, लिखा है मैंने परक्विजिट्स, नहीं लिखा ना? और अगर आपको याद हो शुरू के लेक्चर्स, चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर्स, तो मैंने वहां पर सेक्शन 80 CCD का नाम लिया था और मैंने कहा मैं इसको फर्स्ट चैप्टर में भी सेक्शन 7 में इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड में लिख रहा हूं। मैं इसी तरह जब सैलरी का सेक्शन 17(1) पढ़ाऊंगा, मैंने ये वर्ड बोला था, तो वहां पर भी मैं केवल लिख कर रख दूंगा। और एक्चुअल में जब हम डिडक्शन चैप्टर आपको सेक्शन 80 पढ़ाएंगे तो उस समय भी हम ये वर्ड आपको अच्छी तरह डिफाइन करेंगे। फिलहाल बेसिक सैलरी कितने पॉइंट हुए जरा काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यस सर। बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, लीव इनकैशमेंट, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, परक्विजिट्स, बोनस, अलाउंसेस, सेक्शन 80CCD जी। एडवांस सैलरी, इतनी चीजें हैं आपकी जो सैलरी के टॉपिक में कवर्ड होती हैं। तो सर हमको ये सब पढ़ना पड़ेगा जी। अगर आपने सैलरी का मतलब समझ लिया तो अब हमें इस चैप्टर में सैलरी ही तो पढ़ना है। ये कौन सा चैप्टर हम लोग, कौन सा हेड ऑफ इनकम लेकर के बैठे हैं? सैलरी। इसका मतलब अगर आपने इन सारी चीजों को पढ़ लें तो हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा? खल्लास। इसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब इस चैप्टर में जितने पॉइंट्स पढ़ने होते हैं, हेडिंग्स, वो सारी हेडिंग्स इसमें शामिल कर लो। दैट इज द पार्ट ऑफ द सैलरी एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सैलरी। इज इट क्लियर? Basic salary, wages, annuity, pension, gratuity, provident fund, leave encashment, perquisites, profit in lieu of salary, advance salary, bonus, commission and section 80CCD। advance salary अगर नहीं बोली हो तो फिर से सुन लो। Is it clear? हटा दूं, एक बार और बोल दूं। बेसिक सैलरी साथ साथ wages, annuity, pension, gratuity, provident fund, profit in lieu of salary, perquisites, allowances, bonus, कमीशन, एडवांस सैलरी, सेक्शन 80CCD। अच्छा, अब जो हम लोग डेफिनेशन देखने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही भयंकर डेफिनेशन, दैट इज योर परक्विजिट्स की डेफिनेशंस देखेंगे हम लोग। क्या है परक्विजिट? परक्विजिट को हिंदी में कहते हैं अनुलाभ। इसके बारे में बात की जाए, एक एक चीज को खत्म किया जाए। अगर मैं बोलूं इस चैप्टर में आपको दो चीजें मोटा मोटी पढ़नी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज योर परक्विजिट्स एंड द सेकंड वन इज आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। दैट्स इट। बाकी चीजें तो खटखट 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 करके खत्म हो जाएंगी। दो चीजें, परक्विजिट्स डिटेल में, और इस परक्विजिट्स की डेफिनेशन तो आज हम लोग देखेंगे, लेकिन जब ये परक्विजिट्स को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे देन इट विल टेक 2 to 3 क्लासेस टू गेट इट कंप्लीटेड। जी, तो हम बात करते हैं परक्विजिट की डेफिनेशन। दो चीजें आपके सामने आएंगी। एक को हम बार बार बोलेंगे दिस इज परक्विजिट्स एंड दिस इज योर अलाउंसेस। क्या फर्क है परक्विजिट्स एंड अलाउंसेस में? अलाउंसेस नॉर्मली इन कैश और परक्विजिट्स नॉर्मली इन काइंड। नॉर्मली ये काइंड में होता है और नॉर्मली ये कैश में होता है। सर बात थोड़ी डिटेल में समझाइए ना। या तो मैं आपको पेन दे दूं या तो पेन खरीदने के लिए पैसे दे दूं। अगर मैं आपको पेन देता हूं
अगर मैं आपको पैसे देता हूं, फर्क समझ में आया? आप बीमार हो जाना, आप मेरे एम्प्लॉय हो, आप बीमार हो जाना। सर कैसी कैसी अशुभ बातें करते हैं। आप बीमार हो मेरे दुश्मन, आप बीमार हो जाइए। आपके एम्प्लॉयर ने कहा देख, बीमार होना ना, इधर मत ताकना, हॉस्पिटल की ओर ताकना, उसकी ओर देखना, वहां एडमिट हो जाना, हम उसका हिसाब किताब कर देंगे। नॉर्मल में बता रहा हूं। या दूसरा हो सकता है, ये ले 2000 रुपए, बीमार हो जाना ना, अपना इलाज करा लेना, ये हर महीने 2000 हम देते रहेंगे, कभी मेरी ओर मत देखना इलाज के लिए। तो जो मैंने आपको हर महीने दिया, दैट इज योर सैलरी, दैट इज योर अलाउंसेस, दैट इज गिवन टू यू इन कैश। While in other case, if you are getting admitted directly in the hospital, I am just reimbursing all of those expenses. It means I am paying you an perquisites. I am paying you the amount of perquisite. The benefit is same. आपको किराया घर चाहिए, अब दो रास्ते हैं, या तो मैं आपको घर दिलवा दूं, अब उससे आपको मतलब नहीं वो मेरा घर है या किराए का घर है, मैं एम्प्लॉयर हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको रहने के लिए घर देना, तो मैंने आपको एक घर दिलवा दिया, या मैंने कहा ये ले 8000 रुपए, घर का किराए वाला घर खोज लेना। दोनों में फर्क है, बेनिफिट आपको सेम मिल रहा है। आपको एक कुक चाहिए था जो घर पे खाना बना सके, मैंने कुक उठाया और आपको दे दिया। कुकर नहीं, कुक उठाया जो खाना बनाता है, वो मैंने आपको दे दिया, वो खाना बना रहा है आपके लिए, उसकी सैलरी मैं जानूंगा, आप क्यों आ रहे हैं बीच में, और वो फ्री में काम कर रहा है पैसे से, वो मेरी हेडेक है। दूसरा, मैंने आपको पैसा दिया, मैंने कहा जाओ कुक रख लेना अपना। दोनों में फर्क है, एक कैश में है, एक काइंड में है, चीज वही है, सेम है, लेकिन दोनों की सोच में फर्क है। तो हम अभी क्या करने जा रहे हैं, परक्विजिट्स करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, परक्विजिट्स। पहला क्या है, रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन, मैंने आपको घर प्रोवाइड किया है, काइंड में दिया है, मैं एम्प्लॉयर हूं, मैंने आपको घर दिया है, रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। हाँ, रेंट फ्री, रेंट नहीं लगता, लेकिन कभी कभी रेंट लगेगा, कंसेशनल वे में लगेगा, सेंसेशनल वे में नहीं लगेगा, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। दो चीजें हो गई, रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। तीसरा है any obligation of the employee। is met by the employer। अगर किसी ऑब्लिगेशन को, वो ऑब्लिगेशन जो एम्प्लॉय की थी, 2 मिनट के लिए मान ले मैं एम्प्लॉय हूं, मुझे मेरा एक एम्प्लॉयर घर दे रहा है, रेंट फ्री है, वो परक्विजिट है, मैं एम्प्लॉय हूं, मुझे मेरा एम्प्लॉयर कंसेशनल रेट पर घर दे रहा है। नॉर्मली वो घर उसने 8000 रुपए चुकाने हैं, लेकिन वो मुझसे केवल 2000 रुपए या 3000 ले रहा है, यानी वो घर मुझे दे रहा है कंसेशनल रेट पर। रेंट फ्री अकोमोडेशन हो या कंसेशनल रेट पर हमको अकोमोडेशन मिल जाए, मेरे लिए तो दोनों फायदे की चीज है। तीसरा, मेरा कोई ऑब्लिगेशन है, सर आपका क्या ऑब्लिगेशन होगा, मेरे बिजली के बिल का पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का पेमेंट मेरा एम्प्लॉयर कर रहा है, तो ऑब्लिगेशन है ना। मेरी LIC के इंश्योरेंस का पेमेंट मेरा एम्प्लॉयर कर रहा है, मेरा ऑब्लिगेशन। मेरा गैस कनेक्शन मेरे नाम से है, मुझे पेमेंट करना था, मेरा एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है।
any obligation of the employee is met by the employer. The value of benefit, important line है, or perquisites provided by employer to employee, either at free of cost or at concessional rate. खुश होने की जरूरत नहीं है, खत्म नहीं हुआ। पहला मैंने बताया रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। तीसरा मैंने बताया एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय इज मेड बाय द एम्प्लॉयर। फोर्थ मैं बता रहा हूं, इसके अलावा अगर कोई वैल्यू है बेनिफिट की जो एक एम्प्लॉयर मुझे दे रहा है, इनके अलावा अगर कोई बेनिफिट मुझे एम्प्लॉयर दे रहा है, चाहे फ्री में चाहे कंसेशनल रेट पर, ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड। सर बिल्कुल नहीं समझ में आया, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समझ में आएगा। इसकी भी तो डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। यानी रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन हो गया, दोनों तो मिलेगा नहीं, दोनों में से कोई एक मिलेगा। तीसरा एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय, अगर मेरी ऑब्लिगेशन है और मेरा मालिक उसका पेमेंट कर रहा है तो हो सकता है मेरी ऑब्लिगेशन ना हो लेकिन मेरा मालिक पे कर रहा हो सकता है मेरी ऑब्लिगेशन ना हो लेकिन मेरा मालिक पे कर रहा हो। इज इट क्लियर? सर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसमें आपकी ऑब्लिगेशन ना हो और मालिक पे कर रहा हो? आएंगे, लेकिन अगर मेरी ऑब्लिगेशन नहीं है और मेरा मालिक पे कर रहा है तो वो केवल और केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल होगा। मेरी ऑब्लिगेशन है और मालिक पे कर रहा है तो वो सारे केसेस में टैक्सेबल होगा, क्योंकि कहीं नहीं लिखा कौन सा एम्प्लॉय। लेकिन अगर मेरी ऑब्लिगेशन नहीं है लेकिन बावजूद इसके मेरा एम्प्लॉयर मुझे बेनिफिट दे रहा है, चाहे फ्री में दे चाहे कंसेशनल रेट पर दे, काइंड में दे रहा है, तो वो मेरे में तभी टैक्सेबल होगा जब मैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय रहूंगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा, any sum paid to get an assurance of life of pie नहीं, life of employee। अगर मेरा मालिक पेमेंट करता है मेरे LIC प्रीमियम का तो मेरे लिए परक्विजिट है। Any sum paid to get an assurance of life of employee। Allotment of ESOP by employer to its employee। Either free or at concessional rate। ESOP का फुल फॉर्म होता है Employees Stock Option Plan। इसको कभी कभी ESOS भी बोलते हैं, स्कीम। ठीक है ना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो फिलहाल आएंगे इस पर डिटेल में, सारी चीजों पर डिटेल में डिस्कस होना है, सारी चीजों पर जितना मैंने लिखा है सब पर डिटेल में डिस्कस होना है। लास्ट अभी भी बचा हुआ है एक, अगर नोट करें तो इसको फिर मैं समझाऊं लास्ट वाले को, 7 जल्दी से नोट करेंगे।
amount contributed by employer in the benefit of the employee in approved superannuation fund in excess of rupees 1,50,000। क्या है ये? डिटेल में तो मैंने कहा देखेंगे, चिंता की बात नहीं है, लेकिन ये क्या बला है अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड? अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड का मतलब होता है कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देने के लिए ग्रेच्युटी के लिए प्रोविजन कर सकता है। हाँ, आफ्टर रिटायरमेंट की भाई आप रिटायर हो जाएंगे या मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरा एम्प्लॉयर मुझे ग्रेच्युटी देगा, मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरा एम्प्लॉयर मुझे प्रोविडेंट फंड देगा, मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरा एम्प्लॉयर मुझे लीव इनकैशमेंट देगा। ये डिफरेंट जो स्कीम्स हैं, बजाय ये 10 स्कीम देने के क्यों ना सबको एक में इकट्ठा कर दिया जाए और एक ही स्कीम का बेनिफिट आपको दिया जाए, विच इज टू बी नोन एज अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड। इज इट क्लियर? हाँ या ना? ये भी आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट है। तो व्हेन अ एम्प्लॉयर इज गोइंग टू डू एनी टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर approved superannuation fund in excess of rupees 1,50,000, that will become part of the taxable perquisite, that will be treated as a taxable perquisite। last point है सर, आप तो कह रहे थे लास्ट है, लास्ट पॉइंट है any other fringe benefits, कोई भी और चीज। हिंदी में इसको कहते हैं आनुषांगिक लाभ। एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अच्छा, एक नया वर्ड आ गया, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो जहां जहां ये वर्ड किसी भी लॉ में आपको दिखे, किसी भी लॉ में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इनकम टैक्स लॉ, कोई भी लॉ हो, कंपनी लॉ हो, इनकम टैक्स हो, डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, एनी लॉ, उस केस में भी एस में प्रेस्क्राइब्ड का मतलब होता है गो टू रूल्स, गो टू हेल नहीं, गो टू रूल्स मीन्स rules are framed for that purposes, you can get all the details in rules। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने देखा इन टोटालिटी 8 पॉइंट थे। और ये फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं? मैंने हेल्थ क्लब ज्वाइन किया, मुझे क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी, अब मैंने हेल्थ क्लब ज्वाइन किया, एम्प्लॉयर ने करवाया, मेरे क्रेडिट कार्ड के खर्चों का जिम्मेदारी, मेरे क्रेडिट कार्ड के खर्चों की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की है, मुझे एम्प्लॉयर लोन देता है सस्ते रेट पर। ये सब क्या है? ये अदर फ्रिंज बेनिफिट्स हैं। मुझे कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है फ्री में, वो सारी चीजें आएंगी फ्रिंज बेनिफिट्स में। ये 8 पॉइंट हैं। परक्विजिट, परक्विजिट को डिफाइन किया गया है, क्या डेफिनेशन दी गई है, चलिए शुरू से रिवाइज करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सेक्शन 14 हम लोगों ने देखा था, 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। ओके, सेक्शन 14A देखा, if any income is exempt then the related expenditures are disallowed। सेक्शन 15 देखा, चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी, ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस whichever is earlier and area of salary but subject to section 89(1)। सेक्शन 16 में 3 तरह की डिडक्शंस देखी हम लोगों ने, 16(1), 2 and 3। सेक्शन 16(1) स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि डिलीटेड है। अब सेक्शन 16(2) आपका एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो कि अवेलेबल है केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, जो आज हम लोगों ने देखा डिटेल में। इन 3 में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। एक्चुअल अमाउंट 5,000, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। सेक्शन 16(3) हम लोगों ने प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स देखा, व्हाटएवर द अमाउंट इज पेड और व्हाटएवर द अमाउंट इज पेड बाय द एम्प्लॉय on this account is deductible at all। सेक्शन 17 में 3 तरह की डेफिनेशंस देखनी है हम लोग को। 17(1) में डेफिनेशन देखी हम लोगों ने, सैलरी, सैलरी इंक्लूड्स बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, लिव इनकैशमेंट, प्रॉफिट इन परक्विजिट्स, अलाउंसेस, बोनस, कमीशन, एडवांस सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी एंड सेक्शन 80 CCD। इज इट क्लियर? सेक्शन 17(2) में डेफिनेशन हम लोगों ने देखी परक्विजिट्स की। परक्विजिट्स, rent free accommodation provided by employer to the employee, concessional rent accommodation provided by employer to the employee, the value of any obligation of the employee is met by the employer, any benefit, the value of any benefit provided by employer to the employee either at free of cost or at concessional rate।
Only in the case of specified employee and not in the case of all employees. Only in the case of specified employee it will be taxable. Any sum paid to get an assurance of life of the employee. उसका नेक्स्ट मैंने दो चीजें और ऐड करवाई और लास्ट में फ्रिंज बेनिफिट्स. जो दो चीज ऐड करवाई उसमें एनी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई अकॉर्डिंग टू ईएसओपी स्कीम either at free of cost or at concessional rate. उसके बाद मैंने बताया एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉई in approved superannuation fund in excess of rupees 1,50,000. And the last one was any other fringe benefits as may be required. So as may be required, as may be prescribed. As may be prescribed का मतलब है go to hell, go to rules. ठीक है. इसको हटा सकता हूं? जी सर, बिल्कुल हटा सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट करेंगे आपका इस पॉइंट से, मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉई, मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉई, और उसके बाद हम लोग देखेंगे आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स और सेक्शन 17(3). कहें तो हम बता दें इसको स्पेसिफाइड एम्प्लॉई बता दें, लेकिन एक दिन में बहुत ज्यादा प्रोविजन करना टेंशन का सबब हो जाएगा. आज आप लोगों ने बहुत ज़्यादा किया है एज आई थिंक, तो इस चीज़ को आप रिवाइज करिए. जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके बेनिफिट में होगा, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, शार्पनेस आएगी, क्लैरिटी आएगी. बताना कोई बड़ी बात नहीं है, हार्डली इट विल टेक 5 to 7 minutes, इट विल बी ओवर. बट क्योंकि आज आपने काफ़ी ज़्यादा प्रोविजंस कर लिए हैं, बेटर टू अंडरस्टैंड द सेम थिंग मीन्स स्पेसिफाइड एम्प्लॉय इन आवर नेक्स्ट सेशन. तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.